हेलो एवरीवन, मैं सत्येंद्र सिंह आपके अपने इंडियन पीसीएस एकेडमी चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को एक नई दिशा में लेकर चल रहे होंगे। और जो हमारा भारत का भूगोल का यानी इंडियन ज्योग्राफी की जो सेशन थे वो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से देख रहे होंगे। अगर वो उसमें कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, तो मैं क्या करूँगा, आपके जो भी डाउट्स होंगे उनको दूर करने का प्रयास करूँगा। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक जानकारी मैं आपको क्लास के बारे में दे देता हूँ। यानी कि जो हमारा जो सेशन है ज्योग्राफी का, वो कौन से एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। यानी अगर हम इस क्लास को लेंगे तो कौन से एग्ज़ाम के हम पेपर या क्वेश्चंस उसमें कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो रहेगा वो रहेगा स्टेट पीसीएस। एक मिनट, ओके। तो सबसे पहले अगर हम इसमें बात करें स्टेट पीसीएस, जितने भी राज्य हैं उसके जो पीएससी होती है उसके जितने भी छात्र हैं, जैसे मैं बात करूंगा यहाँ पे प्री की, मेंस की कोई बात नहीं करूंगा क्योंकि मेंस का सिलेबस भी अलग होता है और उसके पढ़ने का तरीका तथ्य वाइज नहीं होता, मतलब फैक्ट वाइज नहीं होता है। जैसे मान लो अगर मैं बताऊं आपको कि भारत के कैपिटल कहाँ पर है, तो ऐसे क्वेश्चन मेंस में नहीं पूछे जाते हैं। मेंस में क्वेश्चन आता है पूरा कंटेंट वाइज क्वेश्चन आता है। फिर अगर हम दूसरी बात करें यूपीएससी की भी मैं यहाँ पर मेंस की बात नहीं करूँगा, सिर्फ प्री की बात करूँगा। उसके बाद एसएससी की, फिर रेलवे, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उस सब के जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं वो ये क्लास ले सकता है। ठीक है, तो हमारे चैनल का नाम क्या है, इंडियन पीसीएस एकेडमी चैनल। जो भी स्टूडेंट पहली बार चैनल पर आए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको सेशन अच्छा लगता है मेरा ये वाला तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं शेयर करने की दो वजह हैं। पहली वजह तो मैं आपको बता दूंगा, मैं बता चुका हूँ कि अगर मुझे मोटिवेशन मिलेगा, अगर मेरी वीडियो पर ज़्यादा लाइक्स आएंगे, शेयर्स होंगे तो क्या होगा, मेरा मोटिवेशन मिलेगा और मैं क्या करूँगा, क्लास को आगे कंटिन्यू रख पाऊँगा। उसके बाद दूसरी बात है कि जो मैं सीरीज लेकर आया हूँ ज्योग्राफी की हिंदी माध्यम के लिए, वो पूरी बुक, यानी अगर मान लो मैं 15 टॉपिक अगर हमारे ज्योग्राफी में हैं तो मैं 15 के 15 टॉपिक यहाँ पे कराऊंगा, क्योंकि 15 के 15 टॉपिक आपको यूट्यूब पे बहुत ही कम चैनल पर मिलेंगे। क्लियर हो गया? तो हमारे सीरीज का नाम क्या है, भारत का भूगोल यानी इंडियन ज्योग्राफी, और जो कंटेंट रहेगा वो हमारा हिंदी माध्यम के बेस पर रहेगा। कोई भी अगर इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है जो हिंदी माध्यम से अगर तैयारी करना चाहता है तो उसके लिए भी ये कंटेंट महत्वपूर्ण है। हमने पिछले वीडियोस में हमने क्या देखी थी, भारत का अपवाह तंत्र देखा था। अगर भारत के अपवाह तंत्र में आपको कोई भी दुविधा है, कोई भी डाउट है या कंटेंट में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, आज हमारा जो सेशन रहेगा वो होगा इंडियन क्लाइमेट यानी भारतीय जलवायु। इसमें एक एक चीज़ को हम आसानी से पढ़ेंगे और इसमें बिल्कुल आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप रटोगे तो ज्योग्राफी कभी नहीं पढ़ पाओगे। ओके, तो आपको मैं मैप वाइज समझाऊंगा। और जैसे ज्योग्राफी क्या है, जो हमारा क्लाइमेट है, हम जिस क्लाइमेट के अंदर रह रहे हैं और वातावरण कैसा है, सब चीज़ हमारे डेली बेस पे संबंधित है, तो हमें बिल्कुल भी रटने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना, मैं रटा के पढ़ाऊंगा आपको। ओके, ओके। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो भारत की जलवायु रहेगी। जलवायु के टॉपिक यानी कंटेंट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सबसे पहले इसके एमसीक्यूज़ कराऊंगा। ओके, एमसीक्यू से आपको जो फ़ायदा होगा वो आप देख सकते हैं। एक तो आपको जो टीचर सामने पढ़ा रहा है उसके कंटेंट पे भरोसा होगा कि ये सामने टीचर पढ़ा रहा है वो कंटेंट उसका सही है कि ऐसे ही कहीं से उठा के हमें चिपका रहा है, वो कंटेंट नहीं है। आप एमसीक्यू लगाओगे उसके बाद अगर कंटेंट पढ़ोगे तो आपको बिलीव होगा कि हाँ ये कंटेंट ठीक है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, मानसून शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई है। और यहाँ पर आप देखिए कौन से एग्ज़ाम में आया है, एमपीपीएससी 2013 में। यानी क्या क्वेश्चन है, मानसून शब्द की उत्पत्ति। ये सब आपके लिए होमवर्क होगा, जितने भी मैं यहाँ पे एमसीक्यू कराऊंगा सब क्या होगा आपके लिए होमवर्क होगा। ठीक है, मैं यहाँ पर आज के कंटेंट में सारे क्वेश्चन यहाँ पर कराऊंगा
उसके बाद आप खुद करोगे इन क्वेश्चंस को, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपको याद रखना, पहला क्वेश्चन क्या है, मानसून शब्द की उत्पत्ति। और ये क्वेश्चन कौन से एग्जाम में आया, MPPSC 2013 में। इसके ऑप्शन को अगर मैं दोहरा देता हूँ तो पहला क्वेश्चन अरबी भाषा से, दूसरा ऑप्शन है स्पेनिश भाषा से, तीसरा ऑप्शन है हिंदी भाषा से, चौथा ऑप्शन है आंग्ल भाषा से। तो ये 4 ऑप्शन है, ठीक है ना। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, ये कहाँ पर आया हुआ है, UPPSC 2016 में। इससे पहले का क्वेश्चन कब आया था, 2013 MPPSC। ये वाला क्वेश्चन कब आया था, UPPSC के एग्ज़ाम में 2006 में। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है। यहाँ पर इन 4 ऑप्शन में से आपको आंसर देना है। ये नहीं बोलना है कि सबसे पहले तमिलनाडु से हुआ था, ये नहीं। यहाँ पर ही दिया गया है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। असम दिया गया है, पश्चिम बंगाल दिया गया है, महाराष्ट्र दिया गया है, केरल दिया गया है। जब मैं आपको ये सेशन ख़त्म कराऊंगा उसके बाद आपसे एक भी क्वेश्चन यहाँ पर बिल्कुल छूटेंगे नहीं। पहला क्वेश्चन का आंसर आप खुद दोगे, थोड़ी देर बाद ही दोगे। दूसरे क्वेश्चन का आंसर जैसे सेशन जब आधा हो जाएगा हमारा, उसके बाद इसका आंसर दे दोगे, ठीक है। फिर से दोहरा देता हूँ, भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है। ये क्वेश्चन UPPSC 2006 में आया है। इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं, असम, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और केरल, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, भारत में मानसून की अवधि औसतन कितने दिन की होती है। यहाँ पर इसको सीधा थोड़ा सिंपली करके हम पढ़ेंगे। भारत में मानसून की अवधि का मतलब होता है कार्यकाल, टाइम पीरियड। औसतन एवरेज बोल रहा हूँ, कहीं ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन एक एवरेज निकालेंगे, उसकी हम बात कर रहे हैं कितने समय तक के लिए होता है। ये क्वेश्चन NDA 2020 में आया है। इसके अगर मैं ऑप्शन की बात करूं तो इसके ऑप्शन है 80 से 140 दिन, 100 से 120 दिन, 90 से 130 दिन, 100 से 140 दिन। क्लियर हो। अगला क्वेश्चन हमारा, चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है। ये NDA 2017 में आया है। मतलब कौन से मानसून की बात यहाँ पर हो रही है, कि उत्तर पूर्वी मानसून से होती है, कि वापसी से जो मानसून आता लौटता हुआ मानसून उससे, कि दक्षिण पश्चिम मानसून से, कि संवहनी वर्षा से। तो ये सारे क्वेश्चन आपके होमवर्क में, होमवर्क तब आप कर पाओगे जब ये पूरा सेशन अपना ख़त्म हो जाएगा उसके बाद, ठीक है। अगला क्वेश्चन 5वें नंबर का क्वेश्चन हमारा, तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है वे कारण कौन से हैं। क्या क्वेश्चन है, तमिलनाडु की बात हो रही है, पूरे भारत की बात नहीं हो रही है। तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है वे कारण बताना। यह क्वेश्चन कब आया है, UPPSC 2008 में आया है। पश्चिमी विक्षोभ से होती है, कि दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, कि उत्तर पूर्वी मानसून से होती है, कि दक्षिण पूर्वी मानसून से होती है। तो ये 5 क्वेश्चन से, ये 5 के 5 क्वेश्चन आपके तब रेडी होंगे जब ये पूरा जलवायु का सेशन खत्म हो जाएगा, ठीक है। ओके, बस ये पहले कराने का मेरा यही तात्पर्य या उद्देश्य है कि जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे करा रहा हूँ, कंटेंट के अंदर आप जब जाओ तो इन क्वेश्चंस पे आप गौर करो। इन क्वेश्चंस के अलावा आप क्या करोगे कि जैसे ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए, सेम वैसे ही क्वेश्चन और भी आपसे बनेंगे इस कंटेंट के अंदर। ओके, तो आपको बस कंटेंट के अंदर क्वेश्चन भी ढूंढना है। पहले कराने का मेरा यही उद्देश्य था। हर लाइन से क्वेश्चन बनाते हुए चलना है। कंटेंट ऐसा नहीं है कोई रामायण की तरह आपको पढ़ना है कि याद नहीं हो आगे चल के। हर लाइन से क्वेश्चन बनेगा और हर लाइन से आपको अपनी खुद की टेस्ट सीरीज बनाना है। किसी के भी मॉक टेस्ट या टेस्ट सीरीज पर डिपेंड नहीं रहना है, ठीक है ना। तो ये जलवायु अगर हम बात करेंगे तो बेसिकली बात करेंगे वो कहाँ की बात करेंगे, भारत की जलवायु पर। ठीक है, किसी स्थान अथवा प्रदेश में लंबे समय के तापमान, वर्षा, वायुमंडलीय दाब, याद रखना यहाँ पर बात हो रही है लंबे समय के। तापमान क्या चीज़, तापमान, वर्षा, वायुमंडलीय दाब तथा पवनों की दिशा
एवं गति की समस्त दशाओं के योग को हम क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं। इसको थोड़ा अपनी भाषा में समझने का प्रयास करना। अगर कोई क्षेत्र, आप किसी भी क्षेत्र में रहते हो, अगर कोई मान लो राजस्थान में रहता है तो वहाँ की जलवायु कैसी है? गर्म और शुष्क है। कैसी जलवायु है वहाँ की? राजस्थान की अगर मैं बात करूँ तो कैसी जलवायु है? गर्म और शुष्क। तो वहाँ की जलवायु किसी एक दिन में, 2 दिन में तो नहीं तैयार होती है, कई वर्षों में। यहाँ पर लिखा हुआ ना लंबे समय में, तो कई समय में वहाँ की जलवायु तैयार होती है। तो वहीं से आपको याद रखना है कि कई लंबे समय में वहाँ का टेम्परेचर हमेशा ज़्यादा रहता है और कम भी होता है। अगर मैं बात करूँ सर्दियों की तो कम भी होता है। तो वो वहाँ का क्लाइमेट है। वहाँ की वर्षा कम होती है। वायुमंडलीय दाब यानी जो वायुमंडलीय प्रेशर होता है वो क्या होता है वहाँ पर? कम होता है। कम क्यों होता है वो हम सब आगे समझेंगे। तो राजस्थान का जो क्लाइमेट है यानी जलवायु है वो लंबे समय से ही तो वहाँ पर है, कहीं एक 2 दिन या 10 दिन या 1 महीने से तो नहीं है, ठीक है ना। तो ये हो गया एग्जाम्पल। फिर अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो उस क्वेश्चन के अनुसार हम कैसे पढ़ेंगे इसको। देखिए, किसी स्थान की जलवायु में परिवर्तन एक लंबी अवधि का मतलब यहाँ पर दिया है उन्होंने, कितना समय दिया है? 30 साल या उससे अधिक। 30 साल से कम भी हो सकता है अगर मैं बात करूं इथिकली, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर हम किताब की बात करें तो किताब पर उन्होंने कितना दिया है? 30 साल या उससे अधिक का। अगर मान लीजिए राजस्थान की, मैं फिर से बात दोहरा देता हूँ कि 30 साल में राजस्थान का मौसम अगर गर्म है तो वहाँ की जलवायु को हम कैसे बोलेंगे? जलवायु कैसी होगी वहाँ की? गर्म। 30 साल के बाद अगर कोई जलवायु बदल जाती है तो हम फिर क्या बोलेंगे? वहाँ की जलवायु में परिवर्तन हो गया, वहाँ की जलवायु कैसी हो गई है? दूसरे प्रकार की हो गई है। लेकिन अगर 30 साल के अंदर वहाँ की जलवायु शुष्क और गर्म है तो वहाँ की जलवायु को हम क्या बोलेंगे? शुष्क और गर्म ही बोलेंगे, ठीक है ना। कितना टाइम पीरियड आपको याद रखना है? 30 साल या उससे अधिक भी हो सकता है, ठीक है। भारत की जलवायु को जिस एक शब्द से पूर्णतः व्यक्त किया जा सकता है वह मानसून या हवाएं। इसको आपको बिल्कुल भी याद नहीं रखना है, ठीक है ना। अभी हम इसको आगे पढ़ेंगे कि जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं। आपको जलवायु बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आई कि नहीं आई? मैं यहाँ पे मौसम की बात नहीं कर रहा हूँ। मौसम तो जाओ जब बुला लेना। हाँ हाँ ठीक है। देखिए, मानसून दक्षिणी व दक्षिण पूर्वी एशिया जलवायु की विशेषता है एवं इसका पर्याप्त आर्थिक महत्व है। मानसून क्या होता है और इसका आर्थिक महत्व क्या है? भारतीय कृषि को मानसून का जुआ माना जाता है। मानसून का जुआ क्यों माना जाता है? क्योंकि हमारे भारत में अभी की बात ना करते हुए अगर कुछ साल होगा, आज से 50 साल या 30 साल पहले की बात करें तो हमारे यहाँ पर ना तो कोई ज़्यादा नहर की प्रणाली की व्यवस्था थी, ना ट्यूबवेल्स थे, ठीक है। तो पहले हमारे यहाँ के जो भारतीय किसान थे किस पर निर्भर रहते थे? वर्षा पर निर्भर रहते थे। अगर वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी और हिसाब से, ऐसे नहीं अनबैलेंस नहीं। अभी क्या होता है, सर्दियों में कई भयंकर वर्षा हो जाती है, गर्मियों में सूखा पड़ जाता है, तो ऐसी नहीं। पहले क्या ऐसा क्लाइमेट नहीं हुआ करता था। और अगर असंतुलित भी हो जाती है तो वो इसीलिए उसको क्या कहा जाता है? जुआ कहा जाता है। हो गई तो ठीक है, नहीं हुई तो नहीं हुई, ठीक है ना। इस लाइन को आप ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा फोकस इस पे करना है, लेकिन प्री में नहीं देखा जाएगा इसमें, ठीक है ना। पर हम बात करें मानसून को शुष्क व आर्द्र 2 कालों में बांटकर देखा जा सकता है। शुष्क, पहले चीज़ को हम समझे, शुष्क होता क्या है? शुष्क को सीधी भाषा में और अपनी भाषा में अगर हम बात करें तो शुष्क का मतलब होता है सूखा हुआ। क्या मतलब होता है? शुष्क का मतलब सूखा हुआ। और आर्द्र का मतलब क्या होता है? जिसमें आर्द्रता हो, ह्यूमिडिटी हो, यानी नमी हो उसमें, ठीक है ना। 2 कालों में बांटकर देखा जा सकता है। शुष्क काल के अंतर्गत अगर हम बात करें तो शीतकाल ऋतु, ग्रीष्मकाल ऋतु, जबकि आर्द्र काल के अंतर क्या आता है? मानसून का आगमन और उसका जाना, ठीक है। ये दोनों चीज अगर मैं पीएससी यूपीएससी की बात करूं तो नहीं है। ये दोनों पैराग्राफ यहाँ पर दिए गए हैं, दोनों प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन इसके बाद जो भी चीज़ आप पढ़ोगे वो प्री के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
ये क्वेश्चन आपका अभी बनेगा थोड़ी ही सेकेंड्स में। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, मानसून, ठीक है, इसकी उत्पत्ति अरबी भाषा। अभी क्वेश्चन आया था, पहला ही क्वेश्चन था कि मौसम शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई है, तो कौन सी भाषा से हुई है, अरबी भाषा के कौन से शब्द से हुई है, मौसम शब्द से हुई है। कौन से शब्द से, मौसम शब्द से। क्लियर हो गया। जिसका अर्थ क्या होता है मौसम का, ऋतुनिष्ठ ये परिवर्तन, मतलब ऋतु में कभी कभी क्या होता है, परिवर्तन होता है, या ऋतु के अनुसार परिवर्तन। क्लियर हो गया। भारत की जलवायु उष्ण मानसूनी। दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसमें नहीं दिया था, ये जो हमने अभी एमसीक्यू किए थे उसमें नहीं दिया था। ये क्वेश्चन पेपर्स में अगर मैं बात करूं इसका परसेंटेज आने का कितना है, तो 75% ये क्वेश्चन आने का चांस रहता है, ठीक है ना। तो भारत की अगर जलवायु पूछी जाए तो भारत की जलवायु कैसी है, उष्ण मानसूनी। यहीं पे मैं आपको क्वेश्चन थोड़ा बता देता हूँ। अगर क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जाए कि भारत की जलवायु कैसी है, तो ऑप्शन कैसे रहेंगे। पहला क्वेश्चन रहेगा शीत मानसूनी, दूसरा क्वेश्चन रहेगा आर्द्र मानसूनी, तीसरा क्वेश्चन रहेगा शीतोष्ण मानसूनी, चौथा क्वेश्चन ऑप्शन क्या रहेगा, उष्ण मानसूनी। क्लियर हो गया। तो आपको ऑप्शन कौन सा टिक करना है, उष्ण मानसूनी वाला ऑप्शन टिक करना है। और जो उष्ण मानसूनी जलवायु है, जो दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी एशिया, अगर एशिया महाद्वीप का अगर हम मैप देखें तो उसमें जो दक्षिण यानी नीचे का हिस्सा और ये दक्षिण पूर्वी हिस्सा, वहाँ पर कौन सी मानसूनी पाई जाती है, जलवायु पाई जाती है, या मानसून पाया जाता है, तो कौन सा पाया जाता है, उष्ण मानसून। या कौन सी जलवायु पाई जाती है, उष्ण मानसूनी जलवायु। क्लियर हो गया। कोई भी देश आपसे पूछ ले, दक्षिण एशिया का या दक्षिण पूर्व एशिया का कोई भी देश आपसे पूछ ले, सिर्फ ये भारत की बात नहीं, कोई भी देश, तो वहाँ पर कौन सी जलवायु होगी, उष्ण मानसूनी जलवायु। ओके। फिर जो हमारी जलवायु है, भारत की जलवायु, उसको प्रभावित यानी अफेक्ट करने वाले कौन से कारक हैं, उनको हम यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर बेसिकली पूरा जो फोकस रहेगा वो फोकस रहेगा भारत की मानसून पर। तो भारत की जलवायु है उसको प्रभावित करने वाले कारक, इसको रटना बिल्कुल भी नहीं है। मैं एक एक चीज़ आपको समझाऊंगा और रटोगे तो फिर भूल जाओगे आप। 1 महीने बाद, 15 दिन बाद आप उसको भूल जाओगे, ठीक है। तो भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले कारक या फैक्टर कौन से हैं। भारत की जलवायु को नियंत्रित करने वाले अनेक कारक, जिन्हें मोटे तौर पर 2 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में, 2 वर्गों में बांटा गया है। अगर इसको आप नहीं याद करो तो भी चलेगा, ठीक है ना। स्थिति तथा उच्चावच संबंधी कारक, ये थोड़ा अगर आप उसमें मेंस में लिखोगे ना क्वेश्चन, तो आपको ऐसे लिखने पर थोड़े मार्क्स अच्छे से मिल जाते हैं, ठीक है। तो 2 तरीके से बांटा गया। पहला क्या, स्थिति तथा उच्चावच संबंधी कारक। दूसरा क्या है, वायु दाब तथा पवन संबंधी कारक। ओके। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्थिति एवं उच्चावच। उच्चावच क्या होता है, ऊंचे नीचे जो भारत की धरातल है या भारत का जो सरफेस है वो कैसा है, उच्चावच। तो ये कैसे भारत को अफेक्ट करता है, भारत की जलवायु को। उसमें पहला कारण क्या है, अक्षांश। क्या कारण है, पहला अक्षांश। भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार। देखो 2 तरह की रेखाएं होती हैं पृथ्वी पर। ये एग्जाम्पल के तौर पे आप इसको पृथ्वी मान लीजिए, ठीक है ना। तो एक तो रेखाएं ऐसे में होती हैं, इसको हम अक्षांश रेखाएं बोलते हैं, लेटी हुई रेखाएं, ठीक है ना। ऐसी रेखा, इसको हम क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखाएं। दूसरी रेखाएं कौन सी होती है, खड़ी हुई रेखा, इसको हम क्या बोलते थे हैं, देशांतर रेखाएं, ठीक है। हमारा जो टाइम का डिसाइड होता है, टाइम का जो निश्चित होता है वो इसी के कारण होता है, ठीक है ना, देशांतर रेखाओं के कारण। तो अगर मैं मान लो अगर पैराशूट से कूदता हूँ, अगर मुझे भारत में ही पहुँचना है, तो मैं कौन से अक्षांश के बीच कूदूंगा, तब भारत में गिरूंगा जाके। तो अक्षांश का मैं अगर बात करूं, अक्षांशीय विस्तार, तो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है ना। ये भारत का मैप है, ये पूरी पृथ्वी है।
मैं अक्षांश की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, कहाँ की बात कर रहा हूँ, अक्षांश। तो ये एक मान लूँ मैं यहाँ पर, और एक यहाँ पर लाइन मान लूँ मैं, यहाँ पर स्टार्ट हुआ है ना भारत, अक्षांश रेखाएं। तो ऊपर कौन सी है, 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर कहाँ तक है, 37 डिग्री 6 मिनट तक, ठीक है। और वहीं अगर मैं देशांतर की बात करूँ, देशांतर मैंने रेखाएं आपको बताई है ना, जो खड़ी हुई रेखाएं होती हैं, तो उसका विस्तार कहाँ पर है, भारत कहाँ कहाँ तक फैला है देशांतर में, अगर हम देखें तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 यानी 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। इसको आप अगर आपके क्लास रूम में या टेबल के सामने अगर मैप लगा हुआ है तो आप इसको वहाँ पर देखेंगे, और इसको हम डिग्री को तब आसानी से पढ़ लेंगे जब हम देशांतर और अक्षांश रेखाएं पढ़ेंगे तब, ठीक है ना। हम अभी जो बात करेंगे वो अक्षांश के अंदर ही बात करेंगे। भारत में कर्क रेखा पूर्व पश्चिम दिशा में देश के मध्य भाग से गुजरती है। अगर वैसे हम ये भारत है तो कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, बिल्कुल बीचों बीच से, या दूसरी भाषा में हम बोल सकते हैं कि कर्क रेखा भारत को 2 आधे आधे भागों में बांटती है, ठीक है ना। तो भारत का उत्तरी भाग शीतोष्ण कटिबंध में और कर्क रेखा के दक्षिण में जो भाग है वह उष्ण कटिबंध में पड़ता है। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है, गुजरात से, राजस्थान से यहाँ से स्टार्ट होती है और त्रिपुरा मिजोरम यहाँ पर उसका अंत होता है। तो अगर हमें बात करें इसके ऊपर के हिस्से का, तो उसका ऊपर का हिस्सा है वो कैसा है, शीतोष्ण कटिबंध। क्वेश्चन पूछने को कोई बड़ी बात नहीं, पूछ भी सकते हैं, क्योंकि आजकल जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न हो गया वो थोड़ा कठिन हो गया है। तो आपसे भारत की जलवायु ना पूछते हुए वो ये पूछ लेंगे कि ऊपर का जो हिस्सा है वो कैसी जलवायु है, तो कैसे ये शीतोष्ण कटिबंध की जलवायु है, और जो नीचे का जो हिस्सा है वो उष्ण कटिबंध में पड़ता है। फिर उसके बाद उष्ण कटिबंध भूमध्य रेखा के निकट होने के कारण जो उष्ण कटिबंध है वो भूमध्य रेखा मतलब 0 डिग्री इक्वेटर लाइन, ठीक है, 0 डिग्री क्या बोलते हैं हम, इक्वेटर लाइन के कारण सारा साल ऊंचे तापमान एवं कम दैनिक वार्षिक तापांतर का अनुभव होता है। जहाँ से भूमध्य रेखा गुजरती है वहाँ पर क्या रहता है, साल भर ऊंचा तापमान रहता है। याद रखना, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जहाँ से भूमध्य रेखा गुजरती है वहाँ पर तापमान कैसा रहता है, ठीक है। तो तापमान क्या रहता है, ऊंचा रहता है, और कम दैनिक और वार्षिक तापांतर। यहाँ पर देखिए दोनों चीज़ में कन्फ्यूज हम बहुत होते हैं। साल भर क्या रहता है, ऊंचा तापमान, यहाँ पर देखना तापमान लिखा हुआ है, ठीक है ना, और कम दैनिक तापांतर, दैनिक और वार्षिक तापांतर, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, तापांतर। तापांतर का मतलब क्या होता है, अगर मैं बात करूँ दैनिक तापांतर में, तो दैनिक तापांतर में मैं अगर दिन की बात करूँ, दिन में 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, और अगर रात की बात करूँ तो 12 डिग्री सेल्सियस है। तो टेम्परेचर में कितने डिग्री का अंतर है, सिर्फ 4 डिग्री का, ठीक है। वही अगर मैं वार्षिक तापांतर की बात करूं, तो वार्षिक तापांतर में अगर मैं बात करूं जनवरी की और वहीं बात करूं दिसंबर की, तो यहाँ पर टेम्परेचर में बहुत कम डिफरेंस आता है। ठीक है, तो दैनिक और वार्षिक तापांतर क्या होता है, यहाँ पर कम होता है, ठीक है। कहाँ पर मैं भूमध्य रेखा की बात कर रहा हूँ। तो तीनों चीज़ आपको याद रखना है कि दैनिक और वार्षिक तापांतर क्या होता है, कम होता है, और जो तापमान होता है वो कितना रहता है, ज़्यादा रहता है। इस चीज़ में आपको कोई भी दुविधा है, ठीक है, अगर दुविधा है ना तो आप कमेंट करके मुझे बता देना, तो मैं उसको दूर कर दूंगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद इसी चीज़ को अगर मैं देखूं, कर्क रेखा से उत्तर में स्थित भूमध्य रेखा से दूर होने के कारण दैनिक तापांतर क्या होता है, बढ़ता जाता है, और वहाँ की जलवायु कैसी होती है, विषम जलवायु हो जाती है, ठीक है। आज का जो हमारा सेशन था वो पूरा नहीं हो पा रहा, कुछ टेक्निकल इश्यू आ रहा है। उसके बाद जो भारत की जलवायु प्रभावित करने वाले कारक थे उसमें अक्षांश से बाद हम यहाँ पर आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, हिमालय पर्वत, यहाँ से हम कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना।